कोंकण में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी से भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान धान के अलावा बाजरे की नर्सरी, सब्जियों और बागों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। वहीं ठाणे और रायगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में अपर्याप्त बारिश के कारण जिन किसानों ने अब तक धान की नर्सरी नहीं लगाई है, वो अंकुरित बीजों के साथ धान की अगेती और मध्यम अवधि वाली किस्मों की बुआई करें। कोंकण के किसान इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई या रोपाई का काम फिलहाल टाल दें। इसके साथ ही यहाँ किसी प्रकार का छिड़काव भी न करें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय धान की नर्सरी लगाएं और उसके चारों ओर मक्का और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में ही जहां पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो चुकी है, वहां खरीफ फसलों की बुआई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही अनार के पौधों को रोगों से बचाने के लिए उसके चारों ओर गेंदे की रोपाई करें। मराठवाड़ा के जिन इलाकों में पर्याप्त वर्षा हो चुकी है, वहां खरीफ फसलों की बुआई कर सकते हैं और जहां अभी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां के किसान बारिश के बाद ही बुआई करें। मराठवाड़ा में ही किसान हल्दी के साथ कम अवधि वाली मिर्च और धनिया की बुआई कर सकते हैं। यही इस समय अनार और चीकू के नए बाग लगाने के लिए भी समय उपयुक्त है। विदर्भ के किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए अभी थोड़ा इंतजार करें और इस समय बीजों को उपचारित कर लें। हालांकि विदर्भ के ऊपरी इलाकों में धान की नर्सरी लगाते रहें। यही इस समय शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर की नर्सरी के अलावा भिंडी, खीरा, करेला, कद्दू और टिंडे की बुआई करते रहें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा, बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें, यानी कि खास खबरें। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कल फ्लोर टेस्ट होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए कहा है। सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है कि 7 निर्दलीय विधायकों ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों ने गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन के बाद शिंदे ने कहा कि वह कामाख्या मंदिर में महाराष्ट्र की शांति और खुशी के लिए प्रार्थना के लिए आए थे। शिंदे ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाऊंगा और पूरी प्रक्रिया का पालन करूंगा। उदयपुर में एक युवक की निर्मम हत्या की घटना की जांच के लिए राजस्थान के एडीजी एसओजी अशोक राठौर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। उदयपुर के
धान मंडी थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 व्यक्तियों ने टेलर की दुकान में घुसकर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी थी। उदयपुर के 7 थाना क्षेत्र में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही राज्य में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो लोग क्रूरता और हिंसा करते हैं वे दुनिया की इंसानियत के लिए चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं नकवी ने देशवासियों से भावना में ना बहने की अपील की है। और श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के सुबह करीब 4:30 बजे बेस कैंप में विशेष पूजा के बाद मंत्रोच्चार के बीच झंडी दिखाकर रवाना किया। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर दरों को तर्क संगत बनाने की मंत्री समूह की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई 2 दिन की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मुनाबाव में बटालियन कमांडर स्तर की बैठक आयोजित की गई। बाड़मेर सेक्टर के बीएसएफ बटालियन कमांडरों और पाकिस्तान रेंजर्स के विंग कमांडरों ने बैठक में भाग लिया और सीमा सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। स्थानीय कमांडर स्तर पर सीमा सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,506 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल सक्रिय मामलों की संख्या 99,602 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 11,573 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी दर 98.56% पर बनी हुई है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 4,33,000 से ज्यादा कोरोना जांच की गई। राष्ट्रीय व्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 197 करोड़ 46 से अधिक कोविड टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की जंग अभी भी जारी है। इसी कड़ी में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल की 2 डोज की mRNA वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि वैक्सीन 18 साल और इससे ऊपर के लोगों को ही लगाने की मंजूरी दी गई है। आज किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। फसलों में हुआ चढ़ाव, किनके उतरे मंडी भाव। कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
वंदे भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के गिने चुने इलाकों में काफी तेज बरसात हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं अगर हम नजर डालें पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहाँ पर काफी तेज बरसात हो सकते हैं, ऐसे आसार बनते नजर आ रहे हैं। और आगे आपको बता दें कि बिहार में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। और अगर हम 5वीं जो खबर है वो मराठवाड़ा से जुड़ी हुई है, यहाँ पर गरज चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो ये थी 5 बड़ी खबरें मौसम से जुड़ी हुई। और आइए बात करते हैं मॉनसून ट्रैकर की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मॉनसून की रफ्तार क्या है, किस तरीके से किस चाल से मॉनसून आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ आप मैप देख सकते हैं। खासतौर पर बिहार की बात करें तो यहाँ से चलते हुए बिहार के जो अन्य इलाके हैं उनमें भी मॉनसून पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी अगले 24 घंटों में मॉनसून दस्तक दे चुका है। और जो बचे हुए हिस्से हैं इनमें भी दस्तक दे सकता है। वहीं अगर अगले 2 दिनों की बात करें, अगले 48 घंटों की बात करें, तो देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों में भी मॉनसून अगले 2 दिनों के अंदर दस्तक दे सकता है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें हरे रंग के जो राज्य हैं इनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन जो आप लाल रंग में देख रहे हैं, खासतौर पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें, इसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में काफी तेज बारिश हो सकती है, ऐसी चेतावनी है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। वही जो ऑरेंज रंग में है, यानी जो नारंगी रंग में जो राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरह अगर हम बात करें जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य है, वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी अगले 1 से 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मध्य भारत है वहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। दक्षिण में भी नजर आप डाल सकते हैं, यहाँ पर भी बारिश अगले 1 से 2 दिनों में हो सकती है। और अन्य जो राज्य देख रहे हैं आप, वहां पर आपको बता दें कि काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए बात करते हैं मॉनसून की, यानी बारिश की स्थिति की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहां पर बरसात हो सकती है, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर आपको बता दें कि अलर्ट भी जारी किया गया है, चेतावनी भी है। वहीं जो हमारे पहाड़ी राज्य है वहां पर भी आप नजर डालें, वहां पर भी बारिश की पूरी संभावना बनती नजर आ रही है। नीचे आते हैं बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी अनेक जगहों पर आपको बता दें कि बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में अधिकतर जगह बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। और अन्य राज्य जो आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर के, वहां पर ज्यादा जगहों पर बारिश हो सकती है। नीचे आते हैं केरल की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो कई जगह यहाँ पर बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी अधिकतर जगह बारिश होने की संभावना है। ऊपर की ओर रुख करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अधिकतर जगह यहां भी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक जगह, छत्तीसगढ़ और विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगह बारिश होने की संभावना है। और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और मराठवाड़ा की बात करें तो कई जगह यहां पर बारिश हो सकती है। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ तेज हवाएं चली है। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। और आप थोड़ा नीचे आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर तेज हवाएं भी चली हैं। इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के साथ तेज हवाएं यहाँ पर देखी गई है। पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी स्थिति रही। पूर्वोत्तर की बात कर लेते हैं। खासतौर पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो इन सभी राज्यों में बारिश हुई है। लेकिन अगर हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज हवाएं भी चली हैं।
और नीचे आते हैं, बिहार की बात करें तो यहाँ भी बारिश हुई है। आइए अब रुक करते हैं केरल तमिलनाडु का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और अगर और ऊपर जाएं तो तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं दर्ज की गई है, बीच बीच में यहाँ पर भी बारिश हुई है। इसी तरीके से पुडुचेरी में भी लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, रायलसीमा में भी ऐसी ही स्थिति रही है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में हमें दर्ज करने को मिली है, जहां पर बारिश काफी ज्यादा हुई, लेकिन उस तरह की तेज हवाएं यहां पर दर्ज नहीं की गई है। विदर्भ में भी बारिश हुई है, मराठवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी तापमान के हाल के बारे में आपको बताते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं, कहां कितना तापमान बढ़ा और कहां घटा, सामान्य से कहां पारा चढ़ा है और कहां लुढ़का है। आइए जानते हैं। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। तो इसमें आप देख सकते हैं, हम बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा है। आइए रुक करते हैं पश्चिमी राजस्थान का। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान यहाँ भी चढ़ा है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तौर पर जो तापमान इस समय रहता है उससे ऊपर दर्ज किया गया है। झारखंड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में इजाफा हुआ है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर गया है। रुक करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही गुजरात की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ा है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है तापमान। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान कल भी यहाँ पर कम था और आज भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री की रेंज में यहाँ अधिकतम तापमान नीचे गया है। इसी तरह से रुक करते हैं अब तेलंगाना की ओर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बारिश का कहीं ना कहीं असर है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान नीचे गया है, यहाँ भी तापमान कम दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़का है, पारा नीचे गया है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में तापमान हमें नीचे ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की। तो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 45.7 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हमेशा की तरह ऊपर से शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान भी अधिक रहा है यहाँ पर। आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में इसी तरह का इजाफा है और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ अधिकतम न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा है। केरल की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केरल के पुल्लूर में 21 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, जिसमें हमने आपको बताया कि कहां सबसे अधिक और कहां सबसे कम पारा दर्ज किया गया है। लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम का हाल, आइए जानते हैं।
इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं एयर क्वालिटी की, यानी वायु गुणवत्ता देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही। तो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से और देखते हैं यहाँ की वायु गुणवत्ता के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि 97 है, काफी बेहतर है वायु गुणवत्ता दिल्ली की। और लखनऊ की बात करें तो 198 है वायु गुणवत्ता। ये भी अच्छे, संतोषजनक और खराब के बहुत करीब है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति पटना में बनी हुई है जो कि 144 है वायु गुणवत्ता। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर स्थिति काफी सुखद है। आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता यहाँ पर 85 है और ये अच्छे की श्रेणी में। पुणे में आप देख सकते हैं कि और भी अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है वायु गुणवत्ता की। यहाँ पर वायु गुणवत्ता 38 बनी हुई है। कोलकाता की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 49 है और ये भी बहुत अच्छे की श्रेणी में है। कोलकाता में भी वायु गुणवत्ता अच्छी है। मुंबई पर नजर डालते हैं, आप देख सकते हैं कि 119 है वायु गुणवत्ता मुंबई में और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु पर नजर डालते हैं, बेंगलुरु में भी आप देख सकते हैं 54 है, बहुत अच्छे से, थोड़ा सा ऊपर है ये और इसीलिए हम अच्छे की श्रेणी में से रख रहे हैं। और आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां अगले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो बिहार के गया की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि 4 दिनों में 2 दिन यहाँ पर बारिश है और अन्य 2 दिन यहाँ पर धूप खिली रहेगी, लेकिन बीच बीच में बादलों की आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा। तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, 32 से 33 डिग्री अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है अगले 4 दिनों में। गोवा के परिचय आप जाना चाहते हैं तो देखिए कल से तापमान यहाँ पर और नीचे आ गया है। आप देख सकते हैं कि चारों दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी और साथ ही तापमान 27 डिग्री और अधिकतम न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में बना रहेगा। यानी जो गर्मी का माहौल था, जो बहुत ज्यादा गर्मी थी गोवा में, वो फिलहाल अब नहीं है और पहले से मौसम यहाँ पर बेहतर है। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री के सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा, लेकिन लगातार यहाँ पर बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन रहेगा और चारों ही दिन यहाँ पर बारिश यहाँ पर होती रहेगी। तो जम्मू कश्मीर आप जाना चाहते हैं तो जरूर इस बात को ध्यान में रखें कि चारों दिन यहाँ पर आपको मौसम साफ नहीं मिलेगा। ओडिशा के पुरी की बात करें तो लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और तापमान चारों दिन, चाहे अधिकतम तापमान हो या न्यूनतम तापमान, एक समान बना हुआ है। 33 डिग्री अधिकतम तापमान रहने वाला और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर चारों ही दिन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। और पुरी में आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है। कल भी हमने आपको बताया था, तब भी बारिश के बारे में ही जानकारी दी थी। अमृतसर आप जाना चाहते हैं तो पहले से थोड़ी यहाँ पर गर्मी में राहत है। आप देख सकते हैं कि 40 पार तापमान नहीं है। न्यूनतम तापमान जहां आप देख सकते हैं कि 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। गुरुवार को हालांकि 39 डिग्री रहेगा, लेकिन बाकी के 3 दिन यहाँ पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और बारिश चारों दिन होती रहेगी। यानी पहले से मौसम में यहाँ पर राहत है। राजस्थान के माउंट आबू आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो देख लें कि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। यानी तापमान में कोई बदलाव नहीं है। चारों ही दिन मौसम बिल्कुल एक जैसा रहने वाला है। न ज्यादा गर्मी महसूस होगी, न ज्यादा ठंड महसूस होगी, लेकिन बारिश चारों ही दिन यहाँ पर होती रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं तमिलनाडु के ऊटी के बारे में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और अगले 4 दिनों में भी बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही चारों दिन बना रहेगा। यानी मौसम काफी यहाँ पर ठंडा एक तरीके से कह सकते हैं और बारिश का यहाँ पर दौर चारों ही दिन लगातार बना रहेगा। तो ये तो स्थिति हुई ऊटी की। अगर आप तेलंगाना के हैदराबाद जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप जरूर ध्यान दें कि चारों ही दिन लगातार बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान
25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में हैदराबाद में बना रहेगा। यानी तेलंगाना के हैदराबाद में भी चारों ही दिन लगातार बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है और तापमान में हालांकि कोई ज्यादा बदलाव नहीं महसूस होगा। त्रिपुरा के अगरतला अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी मौसम पर गौर करें कि चारों दिन बारिश का सामना करना पड़ेगा। तापमान लगभग चारों ही दिन, चाहे अधिकतम तापमान की बात करें या न्यूनतम के एक जैसा ही बना रहेगा। हालांकि शुक्रवार को 1 डिग्री से तापमान नीचे आ सकता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही 1 डिग्री सेल्सियस से शुक्रवार को नीचे लुढ़क सकते हैं, लेकिन कमोबेश चारों ही दिन एक जैसी स्थिति नजर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 4 में से 2 दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। गुरुवार को यहाँ पर तेज बारिश और शुक्रवार को भी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो उत्तराखंड अगर आप जाना चाहते हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई है पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आइए अब आपको जानकारी देते हैं खेती किसानी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि खेती किसानी में हम आपको देश के अलग अलग राज्यों के बारे में बताते हैं कि मौसम के अनुसार और फसलों के अनुसार कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसका हमारे किसान ध्यान रखें ताकि उन्हें अच्छी पैदावार मिल सके। तो आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पश्चिमी पंजाब में इस समय बीटी कपास या देसी कपास की बुआई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ बासमती धान की नर्सरी लगाने का काम पूरा कर ले। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में कम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके साथ ही धान की रुपाई के लिए भी खेत तैयार कर ले। यही समय कपास में कीटों की लगने की संभावना है। बचाव के लिए खेतों से खरपतवार को साफ करें। पंजाब के असमतल इलाकों में फसलों, सब्जियों और बागों में मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। इस समय कम अवधि वाली धान की नर्सरी लगाने के अलावा सीधी बिजाई वाली धान की बुआई करें। पंजाब के असमतल इलाकों में ही मौसम साफ रहने पर गन्ने में सिंचाई और उर्वरक का इस्तेमाल करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में खरीफ मूंगफली की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। यही समय तैयार प्याज की खुदाई के अलावा सूरजमुखी की कटाई कर ले। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके के किसान इस समय धान की नर्सरी के अलावा सोयाबीन की बुआई करें। इसके अलावा अरहर की बुआई भी कर सकते हैं। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में धान की सीधी बुआई के अलावा कपास की बुआई कर ले। यही समय धान की नर्सरी और अरहर की बुआई करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में ही नियमित अंतराल पर तैयार खीरा, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की तुड़ाई कर ले। वहीं पश्चिमी हरियाणा के किसान इस समय खेतों में सिंचाई या दवाओं का छिड़काव न करें। यहाँ मध्य जून से जुलाई तक अरहर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। ऐसे में यहाँ अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। पश्चिमी हरियाणा में ही इस समय अगेती, फूल गोभी, टमाटर और मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए समय अच्छा है। खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लोबिया के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोबिया की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जहां पर इसकी फसल ली जाती है वहां बुआई भी हो चुकी है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये वो राज्य जहाँ पर बड़े पैमाने पर हमारे किसान इसकी बुआई करते हैं, इसकी फसल लेते हैं। आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये
थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको लोबिया के बारे में जानकारी दी। आपको ये भी बता दें कि अब आप मौसम खबर डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम अभी आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें और सीधे आप जुड़ जाएं मौसम खबर के साथ हमारे YouTube चैनल पर। डीडी किसान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय और अपने सुझाव भी हम तक पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ ही आपसे लेंगे यहाँ पर इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।